नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी, वेलनेस कोच। दोस्तों, वेलनेस कोच मैं इसलिए हूं क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए जो सही सलाह है वो मैं डॉक्टर त्यागी जी से मिलकर आपको देने की कोशिश करता हूं। अब भारत में कब्ज के बाद में सबसे बड़ा जो रोग जिसको हम देख पा रहे हैं वो बीपी की समस्या का है। आप अब तो चुटकुले भी बनने लगे हैं कि यार मेरा बीपी मत बढ़ा दो। तो बीपी भारत के हर घर में बीपी का एक रोगी है और दुर्भाग्य से भारत में ये रोग नहीं होना चाहिए था। अब बीपी के जितने रोग हैं उतने ही वैद्य भी हैं, उतने ही डॉक्टर भी हैं। और मॉडर्न मेडिसिन में तो एक बार आप बीपी की दवाई शुरू कर देते हैं तो फिर वो खत्म भी नहीं होती। आयुर्वेद में इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आज बीपी की फुल जानकारी आपको देंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप कम से कम बीपी आपको जीवन में आपका पीछा छोड़ देगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बीपी है ये भारत में इतना बड़ा रोग कैसे बन गया और क्या वास्तव में समस्या उतनी विकराल है जितनी दिखाई देती है? देखिए, बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में करीब-करीब 180 करोड़ लोग इससे ग्रस्त हैं। ओहो। 1.8 बिलियन, हम्म। यानी 800 करोड़ की आबादी में लगभग 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इससे ग्रस्त हैं। अमेरिका में तो इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ की आबादी 33 या 35 करोड़ है और 7 करोड़ मरीज वहाँ ब्लड प्रेशर के हैं। आप अमेरिका गए थे, आपको मिले वहां पे बीपी के? पेशेंट तो उस तरीके से नहीं मिले, बट वो हैं, हैं। चूँकि उनकी जिस तरह की जीवन शैली है, उसमें ये आम बात है कि वो चीज़ें मिलेंगी। अच्छा। चूँकि इसलिए भारत को हम अलग से नहीं कहेंगे कि ब्लड प्रेशर केवल भारत की चीज़ है। मतलब पूरी दुनिया की जी चीज हाँ, है। ब्लड प्रेशर एक्चुअल में लाइफ़स्टाइल से जुड़ी बीमारी है। हम्म। एक सुविधापूर्ण जीवन जीने की बीमारी है। आप देखेंगे हर देहात के क्षेत्र में हमारे जो लोग गरीबी के शिकार हैं या बहुत कम उनके पास आर्थिक संसाधन है, लेकिन वो परिश्रम पूरा करते हैं, तो उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी आमतौर पे किसी देखने को मजदूर नहीं को मिलेगी। बीपी की दवाई हाँ, नहीं लेते थे? गाँव में भी हमारा जो संपन्न तबका है, हम्म। वहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें मिलने लगी हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीबों में ये बीमारी बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो अमीर तबके हैं, वहाँ पे ज़्यादा है। तो बिल्कुल साफ़ है कि जो लोग एक सेडेंटरी लाइफ़ जी रहे हैं, शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे और जिनका खाना-पीना पूरी तरह से फैट ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा वो चिकनाई, तली हुई चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें इस तरह की खा रहे हैं और फिज़िकल लेबर नहीं करते, तो ये उसका कारण बनती है। साथ में धूम्रपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो बहुत सारी एसोसिएटेड चीज़ें हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बनता है। बहुत से लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि अब तो नई-नई बीमारियाँ आ गई, हाँ। हाई ब्लड प्रेशर नई बीमारी आएगी, डायबिटीज़, ये कोई नई नहीं है। नई इस अर्थ में है कि इनका पता अब चला है। अच्छा, देरी से पता चला। हाँ, हम्म। केवल 3 करीब 1733-34 की बात है जब ये पता चला कि ब्लड प्रेशर भी कोई चीज़ होती है। हम्म। और ब्लड प्रेशर नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं, तो पारा उसमें होता है हाँ और जी, हाँ हवा जी। भरते हैं और हवा उससे भरते करते हैं। हैं। वो केवल 1905 या 1906 में बना है और उसमें निरंतर सुधार होते-होते अब अब तो ये घर पे ही लग हाँ, जाता है, पता ये लग भी जाता चीज़ें है। आने लगी हैं। अगर हम सोचें कि भारत में बीपी इंस्ट्रूमेंट डॉक्टरों के क्लिनिक में कब पहुँचा होगा, तो ये 50, 60, 70 साल से ज़्यादा की बात नहीं है। आप अपने बुजुर्गों से पूछें कि वो कभी गए होंगे एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी, तो वहाँ उनको बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला होगा। नहीं होता था जी। लेकिन आज बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्फिग्मोमेनोमीटर हर क्लिनिक की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो तो पर्ची काटते ही हर ओपीडी की पेशेंट तरह। का बीपी हम चेक करते हैं जी, जी। और उस रूटीन चेक के दौरान ही कई बार पता चलता है कि मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये तो प्रिवेलेंस की बात है कि कितना ये व्यापक रोग है और इसकी क्या बहुत सारी वजह हैं जो मैंने बताई आपको। सुविधापूर्ण जीवन और जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीज़ें हैं, शारीरिक श्रम ना करने की वजह से ये तमाम चीज़ें आती हैं। जी। धूम्रपान इसमें बहुत बड़ा एग्रेवेटिंग फैक्टर है और ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और 90 से 95% जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं,
वो पहली कैटेगरी में यानी कि प्राइमरी में आते हैं। अच्छा। आपको ताज्जुब होगा धर्मेंद्र जी जान के कि जो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन है, इडियोपैथिक है, ये क्यों होता है, इसकी कोई वजह आज तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया। कोई कॉज नहीं पता साइंस को कि क्यों होता है, बस ये होता है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, और इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये चीज है। दूसरी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर कोई किडनी की डिजीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, या कोई ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अच्छा। तो इन दोनों में कारण क्या है कि अगर आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो आप ये मान के चलिए एलोपैथिक के हिसाब से, मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपको तमाम जिंदगी दवाइयां खानी पड़ेंगी, हाँ जी। उनसे मुक्ति मिलने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर सेकेंडरी है, किसी बीमारी की वजह से है, तो उस बीमारी को, अंडरलाइंग डिजीज को अगर हम कंट्रोल कर देंगे, ठीक कर देंगे, तो वह ब्लड प्रेशर ठीक भी हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इसकी ना तो वजह पता है कुछ और नहीं ना पता ही है। इसका अभी तक कोई इतना कारगर इलाज आया कि इसको 2 महीने, 6 महीने, साल भर के इलाज के बाद इससे मुक्ति मिल जाए। इसलिए चूंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास बहुत लिमिटेड ऑफर है इस बारे में, तो आयुर्वेद और अन्य वैकल्पिक पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब। जी, जैसे मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मैं घर से आया, ऑटो पकड़ा, बस पकड़ी, डॉक्टर के जी, पास गया, डॉक्टर ने जाते ही मीटर लगाया, बीपी चेक किया और कह दिया कि मेरा बीपी ज़्यादा है, आप ये 40 mg की या 60, 70, 80 mg की जी। गोलियाँ खाइए। एक बार आप ले आए, खाते रहेंगे। बीपी मापने का सही तरीका क्या मायने रखता है इस बीमारी में? बिल्कुल मायने रखता है, और आपको मैं कुछ तथ्य ऐसे बताऊंगा कि आजकल जो, चूंकि अमेरिका सबसे बड़ा सेंटर है हर चीज़ का, हर चीज़ वहाँ से सर्टिफाई होती है, हर चीज़ वहाँ की रिसर्च के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनती हैं। नई कंसेप्ट ये है कि अगर आप 18 से 40 साल की उम्र के बीच हैं, तो वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, नहीं है ज़रूरत। अगर आप 40 से ऊपर के हैं, तो साल में आपको एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अच्छा जी। इससे आगे की बात ही नहीं करते वो। ऐसा क्यों करना चाहिए? वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर से अपने आप में कुछ नहीं होता। कोई भी कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, पूरी मेडिकल साइंस का फोकस ये है कि आप ब्लड प्रेशर को भूल जाएं। आप ये देखें कि जो ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है, एक लिमिट से ज़्यादा है, वो अगले 10 वर्षों में उसके किडनी पर, उसके हार्ट पर, उसके लंग्स पर क्या प्रभाव डालने जा रहा है। अगर इस तरह के प्रभाव पड़ने की आशंका है और वो केवल 10% में है, तब आप ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कीजिए। अन्यथा ब्लड प्रेशर को वो कहते हैं कि अगर वो 200 से ऊपर नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा जी। पहली चीज़, और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण ही नहीं होता। हुँ। देयर इज लोग कहते नो हैं जी मेरा सिम्पटम। सिर में दर्द हो गया जी, चक्कर आ गया जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई लक्षण नहीं होता। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर आपका 200 से ऊपर जा रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं कि आपको सिर में दर्द होगा और वो सुबह-सुबह के टाइम होगा। बस। आपकी नकसीर छूट सकती है, एपिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, इस तरह के लक्षण होंगे और अचानक से चक्कर आएंगे। हुँ। लेकिन ये खास लिमिट की बात है। अब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इसकी हम ग्रेडिंग तय करते हैं। तो आमतौर पर आप कहेंगे कि जो मरीज बता जी मेरा ऊपर वाला 180 है, 160 है और नीचे वाला इतना है। इनको हम मेडिकली टर्म में यूज करते हैं। तो जो ऊपर वाला है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अच्छा। और नीचे वाला जो है वो डायसिस्टोलिक प्रेशर है। हाँ जी। इसमें जो नीचे वाला है 80, 90, 100 की जो बात करते हैं हम, इससे ग्रेडिंग तय होती है। अच्छा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 140/90 से ऊपर बढ़ता है तो इसकी ग्रेडिंग शुरू हो जाती है। नीचे वाले से हम ग्रेडिंग तय करते हैं डायसिस्टोलिक से। अगर 90 से 115 के बीच आपकी रीडिंग आ रही है तो ये माइल्ड हाइपरटेंशन है। अच्छा। माइल्ड 105 से लेके 115 से लेके आगे तक जा रहा है तो वो मॉडरेट में आता है, और 115 से ज़्यादा है तब वो सीवियर हाइपरटेंशन में आता है। इसकी ग्रेडिंग इस तरीके से तय की जाती है। अब आप पूछ रहे थे कि ब्लड प्रेशर कैसे देखा जाए। ब्लड प्रेशर देखने का जो आइडियल तरीका है, आपको हैरत होगी जान के कि कोई भी डॉक्टर किसी भी क्लिनिक में उन आदर्श परिस्थितियों में ब्लड प्रेशर को
चेक नहीं करता। टाइम नहीं है जी उसके पास। यहाँ टाइम ही मैटर करता है। जी। आप आए, पेशेंट का बीपी चेक कर दिया, नहीं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि पेशेंट को कम से कम 10-15 मिनट आराम से लिटा दीजिए। उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस और एंजाइटी इसलिए ना हो, इस तरह की ना हो कि ये मशीन से चेक होगा, कहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। तो पेशेंट मस्ट बी रिलैक्स्ड, पूरी तरीके से रिलैक्स हो। दूसरे, उसको लिटा के, और जहां हार्ट है उसका, उसी स्थिति में हमने वो इंस्ट्रूमेंट रखना होता है, और उससे हम बीपी चेक करते हैं आइडियल स्थिति में। अब बड़ी बात है कि अगर एक बार आपका बीपी बढ़ा हुआ, मान लिया डॉक्टर ने कह दी 160 और 100 है, तो आपको ये कतई नहीं मानना कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। एक हफ्ते में डिफरेंट टाइप से टाइम में कम से कम 3-4 बार जब आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करेंगे इसी तरीके से, तब जाके, और ये स्थिति बार बार बढ़ा हुआ मिलेगा, तब हम ये कहेंगे कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है। तो और आप देखेंगे इस तरह से कहीं नहीं कभी होता, चेक ही नहीं होता जी ऐसे। दूसरे इंस्ट्रूमेंट चाहे ये हो या ऑटोमेटिक जो आ रहे हैं आपको जी, हर एक में प्लस माइनस 10 का हम फर्क मान मिल के जाएगा चलते हैं कि 10-15 ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अब अगर हम ये मान लिया कि ये आगे है, 160 उसमें आ रहा है, हमने 15 और जोड़ दिया तो 175 हो गया, तो ये बढ़ा हुआ हो गया। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि पहले तो ब्लड प्रेशर का रोगी डिक्लेयर होने से पहले वो सारे स्टैंडर्ड्स और मानक हमें पता चलना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो और मैंने उनका आपको पालन किया गया है जो कि नहीं? बताए हैं। अगर हाँ 200 से ऊपर बीपी जा रहा, तो इस तरह के सिम्टम आएंगे। और अगर बीपी एक बार एस्टेब्लिश हो जाए कि इसको हाई ब्लड प्रेशर है, और उससे आने वाले समय में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित होने जा रहे हैं, तभी उनका इलाज शुरू करना चाहिए। जहां तक दवाइयों का सवाल है, तो पूरी फार्मा इंडस्ट्री बड़ी बड़ी ब्लड जी। प्रेशर की एक साल में 3-3 तरह की दवाइयाँ, 4-4 तरह की दवाइयाँ आ रही हैं, और पूरा एक जबरदस्त मार्केट है जिसके आधार पे ये चीज़ चली आ रही है, नई-नई दवाइयों की खोज हो रही है, लेकिन समाधान कोई नहीं है। अच्छा, आयुर्वेद में हाई बीपी का क्या समाधान है इसका? आयुर्वेद में हाई बीपी का समाधान ये है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो घरेलू चीज़ मान लो आप उसको, जी। या कुछ भी मान लो, उसमें जैसे अश्वगंधा है, ठीक है जी। उसको हम बहुत प्रभावी मानते हैं इसमें। ऐसे ही अश्वगंधा को लेना कैसे? अश्वगंधा को चूर्ण बना के दूध के साथ लेना होता है। 1 चम्मच अश्वगंधा लें, 1 गिलास दूध ले लें, वो रोज? पर्याप्त है। जी। उसके अलावा आयुर्वेद में सदियों से एक दवाई यूज़ हो रही है, सर्पगंधा। अच्छा जी। और मज़े की बात ये है कि रेसरपीन जो उसका इंग्रेडिएंट है मेन, उसका मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाइयों में भी ब्लड प्रेशर के लिए ही इस्तेमाल होता है। अच्छा जी। है ना? तो ये कहना कि आयुर्वेद कतई वैज्ञानिक नहीं है, अगर विज्ञान उस चीज़ को यूज़ कर किया है किसी तो चरण हमें में, करने में क्या हाँ, दिक्कत है? तो उसमें सर्पगंधा है, जटामांसी है, जी। ठीक है? और तीसरी चीज़ जो है वो अ, ब्राह्मी है। अच्छा, ब्राह्मी चूर्ण। हाँ, अब ये तीनों चीज़ें आप देखेंगे, ये मन को, मस्तिष्क को शांत करने वाली चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं इससे सिद्ध होता है कि आयुर्वेद ये मानता है कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक मानसिक तनाव से है, हुँ। स्ट्रेस से है, जिसमें ये इफ़ेक्टिव है। तो आप ये अश्वगंधा ले लें साथ में, और ये जो मैंने बताया ब्राह्मी है, और आपके ये सर्पगंधा है, और जटामांसी, इसका चूर्ण भी ले सकते हैं। और आजकल बनी बनाई चीज़ें, बड़ी मशहूर दवाई है मुक्तावटी। बनी बनाई आती हाँ, है। मुक्तावटी आती है, हाँ। और शायद पतंजलि की बड़ी मशहूर है, और भी कंपनियाँ बनाती होंगी। तो इस झंझट में ना पड़ें कि कूटे पिसे बनाए से, तो आप वो बनी बनाई मुक्तावटी भी ले मुक्तावती ले। सकते हैं। और साथ में जो आपको ध्यान रखना है, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना, खाना-पीना बहुत ही साधारण रखना है, फलों पे, सब्जियों पे ज़्यादा आधारित रहना है, और प्रोसेस्ड और पैकेज्ड चीज़ें, जो बाज़ार से जो भी चीज़ आ रही है, उसको आप अवॉइड करें। तो आप और शारीरिक श्रम करें, एक नियमित जीवन जिएँ, तनाव से ज़्यादा दूर रहें, सिगरेट, बीड़ी पूरी तरीके से छोड़ दें, मदिरा पान ना करें, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के, और ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे मैंने बताए, इनका इस्तेमाल करके नियंत्रित कर सकते हैं। और नियंत्रित कर लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जड़ से खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कई जगह मैंने देखा है कि अर्जुन की छाल और लहसुन वगैरह का भी प्रयोग जी हाँ, अर्जुन की छाल और दालचीनी को हम ना चाय की तरीके से बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन जो है मुख्यतः हार्ट डिजीज़ में बड़ा इस्तेमाल होता है, हमारे दिल को ताकत देने वाला इसको माना जाता है। तो ये जो है कि भविष्य में अगर मान लिया ब्लड प्रेशर हैवी और डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा,
तो वो जो नुकसान पहुँचा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल में, वो दिल को पहुँचाएगा। और उस स्थिति में अगर हम अर्जुन की छाल का सेवन करते हुए, पहले ही बढ़िया रहेगा तो दिल। पहले हमारे दिल की सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो आयुर्वेद में इस तरह की चीज़ें हैं, आप उसका नियम पूर्वक पालन करेंगे तो ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों मेरे ख्याल से हाई बीपी पे इससे विस्तार में और इतना खोलकर शायद हमें वो दूसरा कोई बता नहीं सकता, और हम इसके लिए डॉक्टर साहब के आभारी हैं कि वो समय निकाल के इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं, और आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को जिन जिन लोगों को आप जानते हैं हाई बीपी की समस्या है उनके साथ शेयर करके भी। इसके अलावा एक सुविधा और भी मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये चैनल जो हमारा है ये जनहित के लिए है, क्योंकि हम कोई डॉक्टर साहब कोई व्यावसायिक रूप से पैसा नहीं चलाते, और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद यही था कि ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सके। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से आप पीड़ित हैं और उसका समाधान जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब से उस बीमारी का समाधान पूछ के आपको बताया जा सके और दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी जी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। धन्यवाद। नमस्कार।